सीमांत को पुरजोर तरीके से उठाने वाले सभी बहादुर भाइयों बहनों, दोस्तों, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की तो मंशा लेकर मैं नहीं आया। भाई विजेंद्र जी ने, उनके साथियों ने ओहदा भी बहुत बड़ा दे दिया मुख्य अतिथि का। उसकी भी कोई ज्यादा तमन्ना सामाजिक कार्यक्रमों में रहती नहीं है, लेकिन दो चार बातें आपसे जरूर कहूंगा। अभी भानुश्री जी को सुन रहा था, बड़ा जोशीला गीत उन्होंने गाया, और भी हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, उन्होंने भी बोला होगा, कहा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति जब से बनी फोटो ले लीजिए और आज तक ताकत और शक्ति की लड़ाई हुई है, ऋषि की पूजा होती है। ये दैविक आपदा का जो शब्द है ना, और देवी का जो शब्द है, ये कहां से आया? दैविक आपदा उसको कहते हैं कि जो सबको भयंकर ताकत के सामने पुरजोर तरीके से वो तहस नहस करती चली जाती है, उसको कहते हैं कि दैविक आपदा हो गई। इसलिए बहुत बड़े रूप में इसके परिणाम आने लग गए। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि देखो यारो, अगर तुम इसी रूप में आते जाते रहे और अहिर रेजिमेंट का शोर मचाते रहे तो बहुत ही कम उम्मीद है कि कोई बहरी गूंगी सरकारें, मंत्री या जनप्रतिनिधि आपकी बातों को सुनेंगे। आते जाते रहो, दिल्ली आपकी है, देश की राजधानी है, आपका आने का अधिकार है, खूब शोर मचाने का भी अधिकार है, नारे लगाने का भी अधिकार है। लेकिन हम किसको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इस बात की सोच और विचार भी हमारे उन नेताओं के मन में जरूर रहना चाहिए, जो नेता इन सारे मोमेंट और मिशन को लेकर के चलते हैं, चल रहे हैं। हमको हर सम्मेलन में कुछ नए लोगों को उस मिशन में जोड़ना चाहिए, जिस भावना को, जिस विचार को लेकर के हम और आप तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। मैं समझता हूं ये रेजिमेंट के बारे में जितने लोग मौजूद हैं उन पर लिटरेचर भी काफी है, गले में दुपट्टा भी है, सिर पर टोपी भी है, तो तमाम लोग बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन हम नया क्या जोड़ रहे हैं? ऐसे हमारे कितने नए साथी हैं कि जिनको हम नए रूप से, अपने विचारों से अहिर रेजिमेंट के बारे में बताना चाहते हैं। वो संख्या ज्यादा नहीं है। आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, और मंच वाले तो सारे ही महान लोग हैं, तो बहुत ज्यादा जानते होंगे। तो कुल मिलाकर जब कोई मिशन, मूवमेंट, समूह, सामाजिक बनाया जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, दिन पर दिन कोशिश ये की जाती है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को जोड़ें, जो हमारे विचारों से सहमत हों। और अगर एक भी व्यक्ति आज से इस बात की शपथ ले लो, आप जितने नेता यहां बैठे हो, और शपथ तो ऐसे मूवमेंट में सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि शपथ जो दिल को, दिमाग को, आत्मा को चोट पहुंचाती है, या तरंगे देती है, या मैसेज देती है, या विचार रखती है, तो आदमी ये जरूर सोचता है कि तू फला जगह जाकर के ये शपथ लेके आया है। ज्यादा ना सही, लेकिन 50% आदमी तो कम से कम शपथ के प्रति अपने आप को गंभीर मानते हुए उसके लिए काम करते हैं। तो हम तमाम लोग अगर इस शपथ को लेकर के इस हॉल से बाहर निकले कि हमको बाहर जाकर के कम से कम 10 ऐसे लोगों को प्रभावित करना है जो नए लोग हों, जो बेचारे मेहनतकश इंसान हों, जिसके मन में ये बात आए कि ये बात तो सही है, हम अपने देश को प्यार करते हैं। राष्ट्रवादी हमारे बुजुर्गों ने, देश के शहीदों ने, रिजांगला के बहादुरों ने, कारगिल के वीर सपूतों ने ये प्रयास किया, हमारा नाम रोशन करने का काम किया। तो जरूर वो दूसरे लोगों को बता करके ये कहेंगे कि इस बार जब अहिर रेजिमेंट की मीटिंग कहीं होगी तो उसमें हम सब लोगों को चलना है।
देवी आपदा, देवी और ताकत की बात मैंने इसलिए की कि जब तक आपके मोमेंट में ताकत नहीं बनेगी तब तक उसको कोई मानने वाला नहीं। तो उस मोमेंट को ताकत के रूप में बनाने का काम करो। आपकी आवाज में ताकत होनी चाहिए, उसे पैदा करने का काम करो। तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात इसलिए नहीं कहता कि आप तमाम लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं। हम तो संघर्ष वाले लोग हैं। जब तक हो सकेगा हमारे पैर डगमगाएंगे नहीं, बल्कि जहां आप कह दोगे 2 कदम आपसे आगे बढ़ करके हम अपने विचारों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। तो मैं मंच पर लोगों, बैठे हुए लोगों के प्रति भी और आप लोगों को भी सिर्फ ये 2 शब्द कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जिन लोगों को मिटने का एहसास नहीं होता, मिटने से मेरा मतलब किसी को कत्ल करने से नहीं है, ना आत्महत्या करने से, पर जिन लोगों को मिटने का एहसास नहीं होता उन लोगों का दुनिया में कोई इतिहास नहीं होता। इसलिए आप अपने मूवमेंट को, अपने मिशन को ताकत के रूप में बनाएं, इसे ताकत दें, समूह की ताकत की, इकट्ठा होने की, संगठन की, एकत्र होने की, विचार देने की, एक दूसरे का साथ देने की। महज दिखावे के लिए और कहने के लिए हम भी लोग वहां शामिल हुए थे, इसका ज्यादा अर्थ निकलता इसलिए नहीं है कि हमने ये कोशिश करके देख रखी। जो लोग पार्लियामेंट की कार्रवाई से वाकिफ हैं और जानते हैं, वो लोग ये भी जानते होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं। मैं उस टाइम पार्लियामेंट में कोई बहुत बड़ी पार्टी के सांसद के रूप में नहीं बैठा था, लेकिन हमने स्पीकर को मजबूर जरूर कर दिया था कि स्पीकर साहब आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। और चूंकि इस हाउस में रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद हैं और उनके साथ सरकार के प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं और भी सारे मंत्री यहां मौजूद हैं, मैंने तब इस अहीर रेजिमेंट के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया था। जो लोग पार्लियामेंट की कार्रवाई पढ़ते, देखते, सुनते हैं उनको जरूर ये बात मालूम होगी। कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए थे और रक्षा मंत्री के चेले चमते से तो हम तो पार्लियामेंट की लॉबी में हमसे लड़ भी पड़े थे, क्या आप सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? मैंने कहा क्यों, इसमें सरकार की बदनामी की कहां बात आ गई। इस देश के करोड़ों नौजवान, मेरे पास उस वक्त नौजवानों के करीब 35,000 पत्र मौजूद थे। मैंने कहा मैं वो आपकी पता कर सकता हूं, जिन 35,000 नौजवानों ने मुझसे कहा है कि आप भाषण तो करते रहते, अब तो आप पार्लियामेंट में हमारी बात क्यों नहीं उठाते हो। मैंने उनसे वादा किया मन की इस बार जब भी पार्लियामेंट का सेशन होगा आप अपने टीवी को, रेडियो को खोल के रखना, मेरी आवाज आपको पार्लियामेंट से आएगी, मैं आपसे वादा करता हूं। और अगर अपनी आवाज को ना उठा पाया तो मैं पार्लियामेंट की सदस्यता से त्याग पत्र दे करके अपने खेतों में हल चलाने के लिए और हमने कार्रवाई को रोक करके अध्यक्ष महोदय की परमिशन लेकर के तब आपकी ये बात उठाई थी, क्योंकि 35,000 नौजवानों के चेहरे, उनकी कलम, उनकी रोशनी आज भी मुझे दिखाई देती है। जो 35,000 नौजवानों के पत्र सिर्फ सेना में भर्ती होकर के अपने देश की सेवा करने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए तैयार थे। इस सवाल को उठाया गया, कहा गया, लेकिन मैंने अगर पीछे घूम करके देखा या हाथ फैला करके देखा तो हाथ खाली था, यानी पीछे कोई खड़ा नहीं। 5 मेंबर पार्लियामेंट भी, हालांकि उस टाइम हाउस में करीबन 20-22 यादव मेंबर पार्लियामेंट थे, लेकिन सब खाली था पीछे। मुझे अफसोस हुआ कि इन लोगों को भगवान ने जबान तो दी है, दिमाग भी दिया है, और ये
इस जाति में पैदा भी हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं भगवान कृष्ण का नाम लेकर, बहुत बड़ी बात करते हैं यदुकुल को कहने के नाम पर, फिर क्या बात है, इनको लकवा कैसे मार गया, इनकी जबान कैसे चुप हो गई। तो कुल मिला के मैं कहना सिर्फ ये चाहता था कि इस मूवमेंट को ताकत दो, मजबूत मूवमेंट बनाओ। विजेंद्र भाई जैसे नौजवान अच्छे लोग तो ये प्रयास कर ही रहे हैं। हम लोग भी यदा कदा जहां आप बुला लेते हो, जहां आप कहते हो, अपनी बातों को आपके हवाले करने चले आते हैं, लेकिन उसका कुछ ज्यादा अर्थ निकल नहीं रहा है। गांधी जी की बात से सहमत हूं, अगर इतने लंबे इंतजार के लिए तैयार हो कि अगली से अगली पीढ़ी अगर आंदोलन करती रही तो शायद कुछ बन जाए, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिंदा लोग वक्त का इंतजार नहीं करते, वो अपनी ताकत बनाने का काम करते हैं, अपनी आवाज लगाने का काम करते हैं। जब ये महिला राजनीति में 33% की आवाज उठी थी, तब करीबन 7 किलोमीटर लंबा मूवमेंट लेकर जंतर मंतर पर हम पहुंचे थे। अटल जी से हाउस में बात भी की थी और मामला कुछ चर्चा में भी आया था कि इतने फीसदी आरक्षण तो जायज है, महिलाओं को मिलना ही चाहिए, लेकिन उनमें हमारे पिछड़े वर्ग की महिलाओं की भागीदारी भी होनी चाहिए। इस बात को लेकर के मूवमेंट चलाया गया था बहुत बड़ी तादाद में पूरे हिंदुस्तान से। यहां करीबन 7-8 हजार लोग इकट्ठा भी हुए थे, उनमें करीबन 200, 250, 300 महिला बहनें भी थी, लेकिन महज आश्वासनों के अलावा कुछ मिला नहीं, क्योंकि उस मूवमेंट की आवाज बहुत सारे लोगों ने हाउस में उठाई नहीं। तो ये परेशानियां, ये तकलीफ और ये अफसोस इसलिए होता है, जबान से निकलता है, शब्दों में फूटता है, विचारों में आता है कि मूवमेंट और मिशन, उस पे बैठ करके संजीदगी से बात करो और उस मूवमेंट को ताकत के रूप में बनाओ, चलाओ। महज सभा और सम्मेलनों में इकट्ठा होने से ताकत तो मिलती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में वो ताकत इकट्ठा नहीं रहती। इसलिए भाई विजेंद्र जी को भी, उनके साथियों को भी, और आदरणीय रामचंद्र जी तो बहुत बुजुर्ग भी हो गए हैं, नौजवान की ऊर्जा को इकट्ठा करो, नौजवानों को इकट्ठा करो। रामचंद्र जी और उनके समकक्ष लोग तो आशीर्वाद देने के लिए काफी हैं, उनसे पूछते रहो, कहते रहो, लेकिन नौजवान की ताकत ही असली ताकत होती है। उस ताकत को इकट्ठा करके गांव में, देहात में, सभाओं में, अंचलों में उन नौजवानों को बताओ, पढ़ाओ, और अपने गांव के एरिया में, देहात के एरिया में, कस्बे के एरिया में, शहर के एरिया में उन नौजवानों को इकट्ठा करके बताओ कि अहिर रेजिमेंट क्या है। तब जाकर के आपका मूवमेंट बनेगा, कुछ ताकत बनेगी। ताकत के बल पे ही सारी प्रकृति चलती है। अगर सूर्य में रोशनी की इतनी ताकत ना होती तो दिन कभी निकलता नहीं। इसलिए उस ताकत को अपने अंदर पैदा करो, तब इंकलाब आएगा, और इंकलाब का नारा लगाने में मजा आएगा। वरना तो रिजंगला के वो हजारों शहीद और कारगिल के वो वीर सपूत जिन्होंने बलिदानी दी, कुर्बानी दी, ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। अगर वास्तव में इतनी बड़ी जाति के लोग, जो जातियों के हिसाब से सबसे ज्यादा है इस देश में, अगर सारे उपनामों को जोड़ लो तो तुमसे बड़ी तादाद नहीं है, अगर तुम सारे यादव हो तो अगर अहीर रेजिमेंट का नारा आपको लगाना है, मांग आपको करनी है, तो कम से कम अपने संगठन के अंदर उस ताकत को पैदा करके अपनी आवाज पुरजोर तरीके से लगाओ। फिर ये मत डरो कि 2 दिन के लिए जेल जाना पड़ेगा, तब क्या होगा, घर पे चारा कौन लाएगा, माँ को क्या कहेंगे बेटी और बहन और बीवी क्या कहेगी। ना, मिशन जब चलाना होता है तो घर से बाहर निकलना होता है, उसके लिए काम करना होता है। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि आप तमाम लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं।
मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नई बात तो वहां रखी जाती है जहां सामने वाले उन बातों को ना जानते हो, आप तो हमसे ज्यादा जानते हो। और इस मूवमेंट में जिसमें भी, जिस सभा में, समारोह में, पार्टी में, गोष्ठी में आप लोग शामिल होते हैं, कम से कम 10, 20, 50 नए लोगों को लेके आओ जो आपके विचारों को जाने, आपके मूवमेंट को बनाए, आपका साथ दें। कुल मिलाकर के आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, भाई विजेंद्र जी को, उनके साथियों को धन्यवाद देता हूं। जल्दी जल्दी में मुझे तो विजेंद्र जी ने भी कहा था आज भारत गांधी जी आ गए, उन्होंने कहा तो बिल्कुल आपको नमस्कार करने चला आया, धन्यवाद देने चला आया। लेकिन आगे जहां भी बैठो, जहां बातचीत हो, नए लोगों को शामिल करो, नए नौजवानों को पकड़ के लाओ। चलो तुम्हें असली तस्वीर हम दिखाते हैं, जो बात तुम नहीं जानते उन्हें बताने के लिए भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।